तो बच्चों सबसे पहले आपके सामने जो प्रीवियस टर्म का आपका लेक्चर है वो मैंने आपको साथ शेयर किया हुआ है। दिस इज योर लेक्चर नंबर 3। इसमें मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स के बारे में काफी कुछ बताया था। इसके क्वेश्चंस भी दिए थे आपको करने के लिए। तो डिटर्मिनेंट्स किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं। किसी भी डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करता है। डिटर्मिनेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स का करता है। फिर मैंने आपको माइनर निकालना बताए थे। कैलकुलेशन डिटर्मिनेंट का हम किस तरह से करते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट था, जिसका आज आप एप्लीकेशन भी देखेंगे। जो कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में मैंने आपको बताया था कि इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर्स। याद आया? ये मैंने आपको बताया था। तो बच्चों मैंने बताया था कि अगर हम लोग एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स लेते हैं तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इवैल्यूएट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ना लेकर के मान लो पहली रो के एलिमेंट लिए और दूसरी रो के कोफैक्टर्स ले लिए और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा करने से उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, क्या आएगी? जीरो आएगी। क्या आएगी? जीरो आएगी। याद है आपको? क्यों भाई? तो ये डिटर्मिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था जो मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट करते हैं तो हर एलिमेंट का, जैसे आप फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो का जो भी एलिमेंट है उसी एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आपको लेना पड़ता है। तो ये बातें मैंने आपको बताई थी। और यदि आप कोफैक्टर पहली रो के लोगे, एलिमेंट दूसरी रो के लोगे और उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। तो बच्चों जल्दी से अब अपनी क्लास ज्वाइन करिए। मैं यहाँ से अब क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ और यहाँ से ये आपका लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 4 के आगे हम लोग को आज स्टार्ट करना होगा लेक्चर नंबर 5। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 का मैंने अभी आपको रिवीजन कराया। आपकी स्क्रीन पे मैंने वापस रोटेट किया था लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4। अब आपके सामने है यहाँ पर लेक्चर नंबर 5। क्या मेरी आवाज सभी बच्चों को आ रही है पूरी? जी सर। यस सर। ओके। तो बच्चों हम लोग अब क्लास धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन जो था वो विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसमें अभी कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, मेरे साथ लिखो। अगर थक गए हो तो धीरे धीरे मेरे साथ लिखना स्टार्ट करिए। अब लिखिए विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट a plus b plus c is factor of determinant। तो बच्चों जो डिटर्मिनेंट है आपका वो मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। आप लोग अगर इतने सारे लोग वेटिंग रूम में बैठे हो तो आप लोग को समझ में बहुत कम आने वाला है, तो इसलिए आप अपने कैमरे जल्दी से ऑन करिए और प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करिए। ठीक है? तो बच्चों मैंने आपको अभी एक जस्ट डिटर्मिनेंट दिया है और डिटर्मिनेंट देने के बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि शो करो कि इस डिटर्मिनेंट का एक फैक्टर जो है वो a प्लस बी प्लस सी है। आई थिंक सभी बच्चों को मेरी आवाज पूरी पहुंच रही है। अब यहाँ से बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हमको किसी भी तरीके से ये दिखाना है कि इस डिटर्मिनेंट का एक फैक्टर a प्लस बी प्लस सी होगा। तो आप कहोगे सर ये तो काफी आसान काम है, क्योंकि सर a प्लस बी प्लस सी तो को अपीयर कराना ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। सर मैं क्या करूंगा, इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दूंगा, C1 को रिप्लेस कर दूंगा C1 प्लस C2 प्लस C3 से। ध्यान से देखिए, मैंने C1 को रिप्लेस कर दिया C1 प्लस C2 प्लस C3 से। ओके, तो जरा बच्चों रिप्लेस करो। यानी कि पहली कॉलम को मैंने रिप्लेस किया है a प्लस बी प्लस सी से, a प्लस बी प्लस सी से, a प्लस बी प्लस सी से। यहाँ बच्चों बी सी ए आ गया, यहाँ आ गया सी ए बी आ गया। अभी आप रिपीट कर दीजिए। ठीक है, अब बच्चों आपके पास एकदम नॉर्मल से स्टेप्स है। अब पहली कॉलम से आप क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए। तो बच्चों जो मैं आपको बोल रहा हूं वो लिख करके भी दे रहा हूं। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। अभी मैंने एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन बस लगाया है, C1 को रिप्लेस किया है C1 प्लस C2 प्लस C3 से। ऐसा करने पर यहाँ पर जादू हो जाता है। कैसा जादू?
यहाँ पर 111 बन जाता है, और 111 बनने के बाद आपका क्वेश्चन तुरंत खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब आप इसमें 2 जीरो बहुत जल्दी से बना सकते हैं, कोई भी तरीका अपना करके इसमें 2 जीरो बना लीजिए। जैसे बच्चों आप लगा सकते हैं कि R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R1 से, R3 को रिप्लेस कर दो R3 माइनस R1 से। ये ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों आप लगाइए। जैसे ही बच्चों आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो आप में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। तो उस खुशी की लहर का आनंद उठाइए और 2 जीरो बना करके इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो सबसे पहले बच्चे मैंने R2 में लगाया है, तो यहाँ बनेगा 0, यहाँ हो जाएगा C माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा A माइनस सी। ठीक, फिर मैंने R3 माइनस R1 किया है, तो यहाँ हो जाएगा 0, ध्यान से देखो, यहाँ हो जाएगा A माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा B माइनस सी। ठीक है, और बच्चों जो पहली वाली लो है 1BC, उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। अब बच्चों आपके पास क्वेश्चन लगभग फिनिश हो चुका है। अब आप इसको ध्यान से देखिए। अब आप इसको पहली कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर लीजिए। जब बच्चों पहली कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 1 आप लिखेंगे। 1 लिखने के बाद अंदर मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ होगा, जरा करिए, एक्सपेंड करिए सभी बच्चे इसको। तो क्या आएगा, 1 टाइम्स C माइनस बी आता है ना एक्सपेंड करने। ये देखो पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट काट दिया, तो C माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय B माइनस सी, माइनस A माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय A माइनस सी। तो आई थिंक यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका A प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ध्यान से देखो बच्चों, B माइनस सी, C माइनस बी, ये दोनों एक ही है, तो अब इसको माइनस टाइम्स B माइनस सी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। मेरे कैलकुलेशन पे ध्यान ना दो, आपको जो भी कैलकुलेशन आता है उसको धीरे धीरे करते रहो, क्योंकि एक्सपेंशन हर बच्चा जानता है। मैं पहली कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूं, तो सिर्फ 1 के अबाउट ही एक्सपेंड होगा, बाकी जो 2 एलिमेंट्स होंगे उनके अबाउट भी 0 आ जाएगा, तो उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना अब हर बच्चा जानता है, तभी आप यहाँ तक फैक्टर तो पहुंचे। तभी आ गए थे ना कि जब A प्लस बी ठीक प्लस है, सी में आ गया था, पर हाँ फैक्टर फैक्टर आपके तो आ बन ही गया, गए थे फिर ना। सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। तो बच्चों ये बन गया A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन करके आएगा। अब आप देख सकते हैं पूरी तरीके से इस डिटर्मिनेंट का एक फैक्टर जो है वो A प्लस बी प्लस सी हमको प्रूफ करना था, वो हम प्रूफ कर चुके हैं। तो बच्चों क्वेश्चन बेहद इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जिन बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन की है वो भी पूरा समझ सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 5 है, मैंने दोबारा इसको स्क्रॉल करके आपके सामने लगा दिया है, फिर ये भी आपका छूटा हो तो आप इसको दोबारा नोट कर सकते हैं। ओके, चलो भाई, सिर्फ अक्षत ने कैमरा खोल रखा है, दीपेंद्र ने खोल रखा है, कौशिक ने, केतन ने, संचिता ने, शाश्वत ने, शिवांश ने, सिद्धांत ने, उज्जवल, यश, गर्व, बाकी सबके कैमरे ऑफ हो गए हैं। तो यहां से अब हम लोग आगे क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और बहुत हम धीरे धीरे करा रहे हैं। मतलब अगर आप बगल में खाना भी रख दोगे तो खाना भी खा सकते हो अगर ज्यादा तेज भूख लगी है तो। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व। तो बच्चों अब आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट को देखो जरा। x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4। जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं नजर आती है तो वो मेरी आवाज से लिख लिया करें, आवाज से भी लिख लोगे तो तब भी जल्दी जल्दी लिख लोगे। ये x माइनस 8, ये 2x माइनस 27, और ये हो गया 3x माइनस 64। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है सॉल्व, और सॉल्व करके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको 0 गिवन है, मतलब आपके पास ऐसा कुछ डाटा गिवन है और उसमें लिखा है सॉल्व। सॉल्व का मतलब अब यहाँ पे जो वेरिएबल है आप उसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी आपको से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। अब ये बच्चों ये आपका तरीका है कि आप कितनी स्मार्टली और कितनी जल्दी तरीके से यहां से x की वैल्यू निकाल ले जाए। तो x की वैल्यू
आपको निकालनी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह आप लगाएं, जितनी जल्दी सिंप्लीफाई करें, क्योंकि अगर आप उसको डायरेक्टली एक्सपेंड करते हैं तब तो ये मेरे ख्याल से क्यूबिक या 4 डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी, जिसको सॉल्व करना आपके लिए काफी डिफिकल्ट भी हो सकता है। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करिए, क्वेश्चन को रिड्यूस करिए और क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश करिए। सबसे पहले बच्चों आप देख सकते हैं जो सेकंड वाला कॉलम है, सेकंड वाले कॉलम को देखो, उसमें x का कोफिशिएंट 2x 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 है। थर्ड वाले कॉलम में देखो x का कोफिशिएंट 3x 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 है। और फर्स्ट वाले कॉलम में देखो x का कोफिशिएंट 1 1 1 है। तो यानी तुम्हारे दिमाग में एक बात स्ट्राइक कर रही होगी कि C2 को रिप्लेस कर दो C2 माइनस 2C1 से, C2 को रिप्लेस कर दो C2 माइनस 2C1 से, तो आपके काफी x वाले टर्म एक बार में खत्म होना चालू हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप एकदम शेर की तरह देख रहे होंगे तो फिर आपको ये भी लग रहा होगा कि इन दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके फिर से x के टर्म्स खत्म किए जा सकते हैं। तो C3 को रिप्लेस कर सकते हैं C3 माइनस 3C1 से। तो बच्चों जब आप इस तरह से एक्सपेंड करेंगे, धीरे धीरे अपना काम करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को जरा लगाइए और मेरी हेल्प करिए। मैंने C1 में कुछ भी नहीं किया है, तो C1 को भी मैं एज इट इज लिख देता हूं। ये मैंने C1 को एज इट इज लिख दिया। अब C2 माइनस 2C1, यानी बच्चों इसमें हर एलिमेंट में पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसके साथ माइनस करते जाओ, ठीक है, आपके पास वैल्यू आती जाएगी। तो पहली वैल्यू क्या आई? -1 -1 आ गई थी, 1 आएगी मेरे हिसाब से, हाँ 1 आ गई, 1। उसके बाद -1 यहां पर आएगा, यस। उसके बाद -11 आएगा, ऐसे आएगा, चेक करो यही आएगा। उसके बाद दोबारा करो तो यहां पर आ जाएगा आपका 2। यस सर, यस भाई 3 2 जा 6 होगा, तो 6 और 4 से 2 क्रिएट होगा, -4, यहाँ -40 क्रिएट होगा। आप चेक कर लो। तो बच्चों आप देख सकते हैं आपने बड़ी खुशी खुशी तरीके से x के जो बड़े बड़े टर्म्स थे वो हटा लिए, यानी आप बड़ी सी क्यूबिक और 4 डिग्री की इक्वेशन बनने से बचा लिया है आपने। अब थोड़ी थोड़ी और मेहनत करिए, और अगर मेहनत हो नहीं पाती है, ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल लगा नहीं पा रहे हो, घर पे प्रैक्टिस करते नहीं हो, तो फिर इसके बाद एक ही तरीका है, आपको x की वैल्यू निकालनी होगी। आपके पास क्वेश्चन MCQ होगा, MCQ क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालने के लिए अब इसको आप डायरेक्टली एक्सपेंड भी कर लेंगे, तो थोड़ी सी मेहनत करने पर आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो बच्चों कर लिया यहाँ पे, x की वैल्यू कुछ निकली? x की वैल्यू किसी की निकली है क्या? तो यहाँ पे एक्सपेंड कर दें, एक ट्रांसफॉर्मेशन और लगा सकते हो बेटा, ये Yes, आपके sir. ऊपर। एक R2 को रिप्लेस कर सकते हो R2 माइनस R1 से, R3 को रिप्लेस कर दो R3 माइनस R1 से, करके चेक कर लो एक बार, थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है। ये करना पड़ता है धीरे धीरे, ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, जब करोगे तभी समझ में आएगा। R2 माइनस R1, तो यहाँ आएगा 1, फिर यहाँ आ जाएगा 1, फिर यहाँ आ जाएगा 3, और इसमें से काम करो 1 3 1 कहाँ आ रहा है, जस्ट वेट, फिर से करते हैं। R2 माइनस R1, तो यहाँ पे आ रहा है -2, फिर यहाँ आ रहा -2, फिर यहाँ आ रहा -6, और पहले वाले को मैंने अनचेंज रखा है, तो पहले वाला एज इट इज रहने दो। फिर यहाँ R3 माइनस R1 किया है, R2 को रिप्लेस किया R2 माइनस R1 से, R3 को रिप्लेस किया R3 माइनस R1 से, तो यहाँ -6 आ रहा है, यहाँ -12 आ रहा है, यहाँ -42 आ रहा है, चेक करो यही आ रहा है। उसके बाद बच्चों एक और देखो, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि सेकेंड रो, ये देखो ये तुम्हारी सेकेंड रो है और ये तुम्हारी थर्ड रो है। सेकेंड रो और थर्ड रो में तुम्हें कुछ कॉमन भी नजर आ रहा है, उसको तुम कॉमन ले लो सीधे से। जब तुम कॉमन सेकंड रो में 2 और थर्ड रो में सर 6।
सर आंसर क्या है? 13/3 है। अभी कर रहे हैं बेटा, वेट करो। -2 -6 ये कॉमन ले लिया, बस वो बनने वाला है, उसी को एक्सपेंड करो, आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये बन गया x -2 1 2, इसमें से -2 कॉमन लिया तो ये बन गया 1 1 3, इसमें से -6 कॉमन लिया तो ये बन गया 1 2 7। तो बच्चों अब तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। अब आपको 2 जीरो बनाने हो या कुछ भी करना हो आप कर लीजिए, मैंने इस स्टेज पे पहुंचा दिया है कि अब आप इसको यस सर। आंसर बता सकते हो। तो बच्चों यहाँ से आंसर क्या आ रहा है? तो 13/3 आ रहा है। 13/3 आ रहा है। यस अच्छा, सर। कोई बच्चा यहाँ से x की वैल्यू बता सकता है क्या आ रही है प्रॉपर? 13/3। अच्छा, एक बार चेक करते हैं, रुको, ये 12 आ गया, बस एक ही बच्चे का आंसर 13/3 आया है। तो 12 तो 0 ही हो जाएगा ना, हो जाएगा। हाँ, क्या आंसर आया? 4। 4 आंसर है। हाँ, क्योंकि पीछे आंसर 4 दिया हुआ है भाई, हमको लग रहा है कि इतना रिड्यूस करने के बाद 13/3 अभी कैसे आ रहा है, इसका आंसर 4 आ 4 ही रहा है। है। 4 आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमसे भी गलत हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों ये x = 4 आ रहा है। अब आप इसको आराम से करके देखिए, 4 ही आएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हम धीरे धीरे करा रहे हैं। आप भी करो हमारे साथ, आदत पड़ जाएगी ऑटोमेटिक। बिल्कुल नहीं करोगे तो कभी भी आदत नहीं पड़ोगी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। तो जो आपके एग्जाम में पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपको क्लासरूम प्रोग्राम में ही करा रहा हूँ, तो आप हमारे साथ साथ करते चले जाइए। आई थिंक मैंने काफी टाइम दे दिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो हमारे साथ लिखा करो। यहाँ पे लिखा है y + z का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिखा है xy और ये है zx। यहाँ है xy, यहाँ है x + z का होल स्क्वायर और यहाँ है yz, ठीक है। यहाँ है xz, यहाँ है yz और यहाँ है x + y का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई आपकी 2xyz x + y + z का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है बच्चों, आपको प्रूफ करना है कि ये वैल्यू ये आएगी 2xyz × x + y + z का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपके पास करने का आइडिया पहले से ही कुछ होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में जल्दी से इसको कर पाओगे। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही कॉमन सी ट्रिक है, उस ट्रिक का यूज करते हैं। और वो ट्रिक आपको कई सारे क्वेश्चंस में इसी तरह से यूज भी करनी होती है, बस क्वेश्चन आपको इसी तरह से वो नजर आने लगता है। तो पहले क्या करते हैं बच्चों, हम पहली रो में x का मल्टीप्लाई करते हैं। हम पहली रो में x का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। दूसरी रो में y का मल्टीप्लाई करते हैं, तीसरी रो में z का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम रो वाइज कर रहे हैं तो भी हो जाएगा, अगर हम कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हो जाएगा। रो में हमें ज्यादा आसान लगता है, इसलिए हम रो के लिए बार बार सोच लेते हैं और रो में हम ज्यादातर जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, क्योंकि रो देखना हमें थोड़ा सा आसान लगता है। तो बच्चों यहाँ पर अभी हमने क्या किया, हमने इसमें पहले वाले रो में x का मल्टीप्लाई किया। मेरी तरफ ना देखो, खुद भी करो, आवाज तो आपके पास आ ही रही है, पेन आपको भी चलाना पड़ेगा तब भी आप भी कर पाओगे, वरना ये बहुत आपको नहीं तो होगा नहीं, कुछ दिनों बाद आपसे नहीं हो पाएगा। सेकेंड रो में y का करो, तो ये हो गया xy², ये हो गया y × x + z का होल स्क्वायर और ये हो गया y²z। और थर्ड रो में z का मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा xz² yz² और z × x + y का होल स्क्वायर। बच्चों अब यहाँ पे देखो एक जादू क्रिएट होता है। जादू ये होता है कि मल्टीप्लाई आपने रो में लिया है, लेकिन अब आप कॉमन जो है, अब आप जो है कॉमन जो है कॉलम से लीजिएगा, कॉलम से। ये देखो बच्चों,
ये मैं कॉलम से देखो x कॉमन लूंगा, और यहाँ कॉलम से देखो बच्चों इधर देखो y कॉमन लूंगा, और यहाँ कॉलम से मैं z कॉमन लूंगा। तो बच्चों ये प्रोसेस आप भी करिए धीरे धीरे हमारे साथ। कॉमन लीजिए, यहाँ से x y z लिया और यहाँ भी x y z है। करना स्टार्ट करिए, करना स्टार्ट करो बच्चों। यहाँ से हो जाएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, कॉमन ले लिया मैंने, वो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर क्योंकि y कॉमन ले लिया, यहाँ से z कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर। करो करो धीरे धीरे करो, कॉमन लो, रो में मल्टीप्लाई करो, कॉलम से कॉमन लो तो बाहर वाला एक्स वाई जेड गायब हो जाएगा। यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, फिर यहाँ बचा आपका जेड स्क्वायर, फिर यहाँ बचा आपका जेड स्क्वायर, और यहाँ बचा बच्चों आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? चेक करो जरा एक बार, आ गया ना? यस सर। अब बच्चों इसके बाद खेल खत्म क्वेश्चन का। अब आप देखो, आपको जो प्रूफ करना है उस प्रूविंग वाले टर्म में x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है ना, वो यहाँ से आप बना सकते हो, वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन बस लगा दो कि C2 को रिप्लेस कर दो C2 माइनस C1 से, और C3 को रिप्लेस कर दो C3 माइनस C1 से। अब तुम लोग को भी रट गए होंगे ट्रांसफॉर्मेशन की, एक ही जैसे सेट ट्रांसफॉर्मेशन बार बार लगा लेते हैं। R2 को रिप्लेस करते हैं या तो R2 माइनस R1 से, फिर R3 को रिप्लेस कर देते हैं R3 माइनस R1 से, या C2 को रिप्लेस कर देते हैं C2 माइनस C1 से। यही बार बार हम रिपीट कर देते हैं। बस शुरुआत का थोड़ा आपको याद रहना चाहिए, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन लगभग वैसे ही रिपीट होने लगते हैं। तो बच्चों ये जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो आपको कुछ दिखने लगेगा, जरा लगाओ। C2 और C3 में लगेंगे, C1 में मत लगा देना गलती से, मैंने C2 और C3 का नाम लिखा है। तो C1 आपकी अनचेंज है, तो C1 को पहले एज इट इज लिख दो, ऐसा ना हो C1 में कहीं कुछ लगा दो। ये लगा दिया। अब C2 माइनस C1 करोगे तो बच्चों ध्यान से देखो एक मिनट, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिखता है? देखो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे लिखेंगे ना भाई, C2 माइनस C1 होगा तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ट्रीट करो, क्योंकि तुम्हें फैक्टर चाहिए ना। तो फैक्टर कैसे आएगा? जब उसको ओपन कर लोगे, ये आएगा a प्लस, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी इंटू ब्रैकेट a माइनस बी। बोलो भाई समझ में आया? फिर से देखो, C2 को रिप्लेस कर रहे हैं C2 माइनस C1 से, यानी x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी x प्लस जेड प्लस वाई और x प्लस जेड माइनस वाई। फिर ये जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। अब बेटा यहाँ पे भी लगाओ, जो लगाओ मेरे साथ, क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा, कलर बदल देते हैं, यहाँ पर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ब्रैकेट x माइनस वाई माइनस जेड, और यहाँ पे बनेगा 0। ठीक है, आवाज आ रही ना मेरी? सबको समझ रहे हो ना धीरे धीरे? हाँ सर। यस सर। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये बन रहा होगा x प्लस वाई माइनस जेड, और यहाँ है x प्लस वाई प्लस जेड। ये जो ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लिखे हैं वो लगाओ, तो पहले कॉपी में लगाओ, धीरे धीरे हम रुक जाएंगे। भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी। मैंने बस उसको ओपन करके लिख दिया। क्यों लिखा? ताकि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। क्या रिक्वायरमेंट है हमारी? ध्यान से देखो, दूसरी जो कॉलम है, दूसरी कॉलम में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, और तीसरी कॉलम में भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है। तो जब ये कॉमन है दो बार, तो दोनों से बाहर निकालो, एक बार सेकेंड कॉलम से और एक बार थर्ड कॉलम से। x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेके बाहर निकालो, तो बाहर बन जाएगा बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आया समझ में? ओके ठीक है भाई, अब जो बचा वो लिख दो धीरे धीरे। ये बना y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये बना y स्क्वायर, ये बना z स्क्वायर, ये बचा x माइनस वाई माइनस जेड, ये बचा x प्लस जेड माइनस वाई, और ये बचा 0। ये बचा x माइनस वाई माइनस जेड, ये 0, और ये x प्लस वाई माइनस जेड, ये बचा।
कॉमन लेने के बाद जो बचा वो मैंने लिख दिया। अब आप कहोगे कि सर आप फंस गए। हमने कहा एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्यों फंसेंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में तो हम बार बार 2 जीरो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में थोड़ा ना बनाएंगे। हम तो 2 जीरो कहीं भी बना के एक्सपेंड कर देंगे, अपना टाइम बचाएंगे। लेकिन अगर हमको मान लो इसमें 2 जीरो ये जो बन गए हैं, अगर हमको किसी एक रो या किसी एक कॉलम में बनाने ही पड़े, तो अब हम क्या करेंगे? किसी के पास कोई ट्रिक है? इसमें जो ट्रिक अप्लाई होती है वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है, तो कई बच्चे उस ट्रिक को अप्लाई नहीं करते हैं। बाय द वे क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो काफी जगह बहुत जगह कॉमन भी है, तो कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको उसमें दिखा देता हूं कि इसमें 2 जीरो बनेंगे कैसे। हालांकि वो 2 जीरो बनाना काफी बड़ा तकलीफ भरा काम होता है, लेकिन आपको वैसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका पेपर ही एमसीक्यू है। तो पेपर जब एमसीक्यू होता है तो उसमें तो आपको डायरेक्ट अपने आंसर से लेना देना है, तो एक्सपेंड करके निकाल लो, बस इतना हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आप पीछे पड़े हो कि 2 जीरो बना के ही दिखाओ, तो 2 जीरो मैं बना के दिखाता हूं, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है। पहले आप यहां तक कर लो, उसके बाद हम बताते हैं। यहां तक पहले उसके बाद बताते हैं। तो अब आप कहोगे सर ये तो जबरदस्ती का खेल हो गया। अब जबरदस्ती का खेल नहीं है, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको करके पूरा दिखा देता हूं। अब आपको क्या करना है, पहले आप R2 और R3 को ऐड कर लो और R1 माइनस कर दो, मतलब R1 को रिप्लेस कर दो R1 माइनस R2 प्लस R3, मतलब R2 और R3 को ऐड करो, R1 माइनस कर दो। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगाना। ये ट्रांसफॉर्मेशन जरा आप लगाइए, तो तभी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि करना क्या है। फिर आगे जब लगाओगे तो यहाँ बनेगा 2yz, लगा के देख लेना, और यहाँ बनेगा 2z, और यहाँ बनेगा 2y, यहाँ बनेगा y स्क्वायर, यहाँ है x माइनस वाई प्लस जेड, यहाँ जीरो ही है, यहाँ z स्क्वायर है, यहाँ जीरो है। तो कहोगे सर ये क्या हुआ, ये तो बेकार हो गई आपकी मेहनत, आपके 2 जीरो बनेगा, ये तो वहीं के वहीं 2 जीरो पड़े रहे, इसमें क्या फायदा हुआ? हमने कहा फायदा अगले स्टेप में होता है, लेकिन ये बहुत ही बेकार से स्टेप्स है। इसको रट्टाफिकेशन भी कह सकते हो, या कोई बहुत जल्दी नहीं कर सकता है इनको, लेकिन ये बहुत एनसीईआरटी और एग्जाम्पल्स वगैरह के और पैकेज के बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस में है, इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्म में किया भी जाता है। अब आप दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे तो हो सकता है आपकी बैंड बच जाए। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लगाया, C2 को रिप्लेस कर दो C2 प्लस 1 बाय वाई C1, और C3 को रिप्लेस कर दो C3 प्लस 1 बाय जेड C1। जैसे ही अब ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो आपके अब 2 जीरो 100% बन जाएंगे। कहोगे सर ये कोई क्वेश्चन हुआ, इससे बढ़िया तो हम वहीं पे एक्सपेंड कर लेते। ये तो आना भी नहीं है एग्जाम में, सही बात है, आना तो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाय द वे अब यहाँ पर 2 जीरो आपके बन जाएंगे, ये देखो लगा के देख लो ट्रांसफॉर्मेशन, 2 जीरो बन जाएंगे। तो हम लोग इन तरह की क्वेश्चंस को काफी बकवास क्वेश्चंस मानते हैं, क्योंकि ये आदमी का किसी का भी पहले से किया होना चाहिए, तभी वो उतनी जल्दी जल्दी कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन बच्चों फिनिश है। अब इसको एक्सपेंड कर लो, 2 जीरो तो आपके बनेंगे किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, मैंने बना दिए। अब इसको आप एक्सपेंड कर लो, तो ये आएगा 2yz टाइम्स x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड इंटू जेड स्क्वायर अपॉन वाई, यानी कुल मिला के बचा yz। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। जब सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पर बनेगा स्क्वायर नहीं आएगा 2xyz। सर, ये x प्लस जेड होगा, हाँ नीचे वो x प्लस y है। गलती से ले, यस 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 यस, एक सेकेंड, ये x प्लस जेड है, सही कह रहे हो, ये x प्लस वाई। असल में हमको अपना टारगेट पता है ना, तो हम सीधा फिर टारगेट में मूव करने लगते हैं। टारगेट पता ही है, आखिरी में लिखना होता है। ओके, तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन होता है अगर रियलिटी में करो, यानी अगर आप अपने बोर्ड के पुराने पैटर्न को फॉलो कर रहे होते तो फिर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ज्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में आता है, फिर उसको ऐसे ही किया जाता है। ये क्वेश्चन बिना कुछ चेंज किए ऐसे ही आ जाता है एग्जाम में, तब आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती। तब आप सोच लो,
और अगर पहले से नहीं करके जाते तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते थे। सर ये आपने मतलब ये हर जगह तो नहीं काम करेगा, हर जगह काम करेगा? नहीं 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 बेटा, बस आप स्टार्टिंग के स्टेप्स थोड़े से याद रखना इस क्वेश्चन के स्पेशली, क्योंकि इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग के स्टेप्स कई सारे क्वेश्चंस में कॉमन है। नहीं सर, वो 2 0 वाले स्टेप की बात कर रहे हैं। हाँ बेटा। तो ये ट्रिक हर जगह काम करेगी जो आपने अभी बताया? नहीं, ये वो हमें सिर्फ सोचना इसी पड़ेगा क्वेश्चन खुद में से? काम। नहीं 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 नहीं, उसमें जूझना पड़ेगा खुद से। अरे ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये तो मैंने बता दिया ना, क्योंकि यार एनसीईआरटी का है ना, इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन पेपर तो एमसीक्यू है ना, तो आपके कहीं भी 2 0 बनने के बाद एक्सपेंड कर लेना, आंसर तो आ ही जाएगा। तो टर्म 2 में नहीं आएगा ये चैप्टर? नहीं नहीं, ये टर्म 2 में कहाँ है, ये टर्म 1 का हम पढ़ा रहे हैं। फिर ये सब कैसे सोचेंगे कि मतलब C2 को C2+1 बाय मतलब 1/y1 C1 में कन्वर्ट है, सब करना चेंज। हाँ, तो इसके लिए बेटा हमने तभी इतनी देर तक भाषण दिया था। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। यहां से बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू कर चुके हैं और हम लोग ने डिटर्मिनेंट्स के काफी सारे क्वेश्चंस किए, और अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, और वो पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा, यहां से प्रॉपर्टीज जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये प्रॉपर्टीज समझनी होती हैं। अब यहां से एक ऐसा पार्ट समझ लो कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यहां से। जैसे पहली प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते, तो ये बात तो आपको पहले पता होनी चाहिए यस सर। कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। और बच्चों इस प्रॉपर्टी की प्रूविंग वैसे तो मैं नहीं बताता, लेकिन ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि एक आध क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर इनका यूज होता है, इसलिए आप ध्यान से इसकी प्रूविंग भी समझ लीजिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। और बाकी एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये क्वेश्चन एज अ प्रूविंग के लिए दिया हुआ है, तो उसमें ए दिया हुआ है 1 2 3 4 इस तरह से नंबर्स के फॉर्म में दिया है, तो बच्चे क्या करते हैं इसको प्रूव भी कर लेते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में कि ए इंटू एडजॉइंट ए का जो प्रोडक्ट होता है वो एडजॉइंट ए इंटू ए के बराबर होता है, और ये दोनों किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अकेले नहीं लिखेंगे, आप उसके साथ आई यानी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो जरूर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बच्चों देखो ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के ही इक्वल करते हैं, क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये तो स्केलर नंबर होता है, इसीलिए हम लोग स्केलर नंबर को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ बार बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं, वरना आपका गलत हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर आपको हमारी बात अभी भी ध्यान से सुननी है कि अभी हमने बोर्ड पे कुछ लिखा ही नहीं है, हमने तो सिर्फ अभी पहली प्रॉपर्टी लिखी है। ऐसी 10 प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज आपको प्रूविंग में पता होनी चाहिए, बाकी में ऐसे ही काम चल जाता है, वो डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाती है। तो जो बच्चे मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी लिख के दी है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। चलो अब हम लोग इसकी प्रूविंग देखते हैं एक जनरल तरीके से। तो प्रूविंग हम लोग इसकी स्टार्ट करते हैं। तो प्रूविंग के लिए हमारे पास यहाँ पर ए जो है वो एक मैट्रिक्स है, तो हम लोग एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं पहले, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये बच्चों अभी हमने एक जनरल सी क्या लिखी है, मैट्रिक्स लिखी है। अब हम क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं। अब ये ना कहना कि एडजॉइंट ऑफ ए याद ही नहीं है, मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम एडजॉइंट लिखते हैं तो वो एडजॉइंट कैसे बनता है, उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का हम क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं।
तो ट्रांसपोज किसका लेंगे? इन एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का। तो कोफैक्टर्स को बच्चों C से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हम इस मैट्रिक्स A का एडजॉइंट आपकी स्क्रीन पे लिख रहे हैं, आप भी आराम से लिख सकते हैं। ये बच्चों मैंने लिख दिया। ठीक है बच्चों, यहां तक सभी को मेरी बात क्लियर होनी चाहिए। अब बच्चों मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। आपको देखो प्रूविंग क्या करनी है, आपको प्रूविंग करना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। चाहे आप यहां से देखो चाहे आप वहां से देखो, करना तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई है। किसको? A को एडजॉइंट A के। तो बच्चों क्या इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो? क्या आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो? A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। कहोगे सर हम इसको बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो बच्चों जरा मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो तो आपको कुछ बातें नजर आएंगी। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। तो बच्चों जब तुम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे, करो स्टार्ट तो करो, थोड़ा सा एकदम वर्किंग करो। तो बच्चों जब आप वर्किंग करोगे तो आपको नजर आएगा कि एक बार A11 मल्टीप्लाई होगा C11 से, A12 मल्टीप्लाई होगा, मतलब जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास वो वाली बात निकल करके आ जाएगी जो मैंने आपको पिछले से पिछले टर्म पे बताई थी। मतलब जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो कुछ एलिमेंट्स तो अपने कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट अपने कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? क्यों भाई, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? कि जब आप A को एडजॉइंट ऑफ A से मल्टीप्लाई करोगे तो एडजॉइंट ऑफ A तो अब आप लिख ही लोगे ना, कि वो भी लिखना बताएं। ये एडजॉइंट ऑफ A लिखा हुआ है, इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज लेकर के दिखाएं क्या? देखो लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ A। क्योंकि बच्चों थोड़ी सी बात समझना, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी समझ में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली प्रॉपर्टी को ही यूज करके बाकी प्रॉपर्टीज को प्रूव किया जाता है। तो देखो बच्चों मैंने ये ट्रांसपोज ले लिया, ये देखो बच्चों मैंने ये ट्रांसपोज ले लिया, और मैंने कुछ गलत लिखा है तो बता देना, वैसे मैंने लिखा तो सही है। ओके, C21 C22 C23, ये C23 है, मैंने इसको C32 लिख दिया। जस्ट वेट, C23, फिर ये हो गया C31, ये हो गया C32, ये C33, ये बच्चों मैंने लिख दिया। बच्चों मैं आपसे एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि A को एडजॉइंट A से अपनी कॉपी में मल्टीप्लाई करो। मैं नहीं करूंगा, अपनी कॉपी में करो। तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स आता है ना? तो जब आता है तो करो। कैसे करते हो? पहली रो को फिक्स करोगे, एक बार इसमें करोगे, फिर एक बार इसमें करोगे, फिर एक बार इसमें करोगे। तो बच्चों जब आप करोगे तो क्या निकल के आएगा? देखो पहली बार में निकल के आएगा A11 इंटू C11, A12 इंटू C12, A13 इंटू C13। कहोगे ये तो सर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है जो आपने बताया था, क्योंकि पहली रो के एलिमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ तो क्या बन जाता है? उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बन जाता है। यस सर। लेकिन सर अगर हम ये मल्टीप्लिकेशन आगे कंटिन्यू करेंगे, कहने का मतलब अगर हम ये वाले एलिमेंट्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स नहीं होंगे, है ना? ये वाले एलिमेंट जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स नहीं होंगे। ये बात आपको हमारी समझ में आ रही है? यस सर। जब समझ में आ रही है तो अब आप ध्यान से देखो कि जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर जो तुम्हारे पास फाइनल डिटर्मिनेंट, भैया थोड़ा कॉपी में करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करो कॉपी में तो ही समझ पाओगे, वरना फिर बैठे रहोगे। मल्टीप्लाई जब आप करोगे, ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो मैंने आपको बता दिया था, कैसे लिखते हैं? A11 C11, ठीक है, A12 C12, A13 C13, इसी को हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो बच्चों जब मल्टीप्लाई करोगे ना A इंटू एडजॉइंट, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब ये वाली वैल्यू कहां पे नजर आएगी? ये वाली वैल्यू नजर आएगी डायगोनल्स
पे देखो एक बच्चे ने किया है मल्टीप्लाई, वो कह रहा होगा ये सारी वैल्यूज डायगोनल पे नजर आ रही है और सर बाकी जगह ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो सारे टर्म क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो वो सारे टर्म जीरो होते हैं। तो बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो उसमें से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बन जाएगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। अब भी नहीं आया समझ में? आ गया तो आ गया। तो बच्चों ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की है तो हम I3 भी लिख सकते हैं, और अगर हमको ऑर्डर ना पता हो तो हम IN भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने सबस्क्रिप्ट में IN लिखा है। फिर भी अगर कुछ बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, उन्होंने प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं की है, तो आप फिर बेटा एक काम कर सकते हैं, आप ये प्रॉपर्टी लर्न कर लो, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के बिना अगर आपका आगे काम नहीं चल पाएगा, आप आगे चल के परेशान बहुत होंगे, इसलिए आप इन प्रॉपर्टीज को लर्न कर लीजिए। क्योंकि प्रूविंग वैसे भी आपसे कोई पूछने नहीं वाला है, आप डायरेक्टली इन प्रॉपर्टीज को लर्न करने की कोशिश करिए, इसी में आपका भला है। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करें, क्या आपने प्रॉपर्टीज सभी बच्चों ने लिख ली है? सर सबसे नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। अभी करते हैं, जस्ट वेट, हमें कोई भी जल्दी नहीं है, मैं रुका हुआ हूँ। एक सेकेंड यार, इसको डब्बे में बंद कर दूं, ये बंद नहीं हो रहा है। हो गया, ये लो। यस सर हो गया। ओके, तो बच्चों आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ जानते हैं मैट्रिक्स का, उसको यूज करिए तभी आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे मल्टीप्लाई तो फिर भैया हम समझा नहीं पाएंगे। मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये भी आना चाहिए, तभी तो मैंने L3 और L4 में इतना चिल्ला चिल्ला के बताया था उस समय। आप कुछ काम ना किया करो, अगर आपको घर पे टाइम नहीं मिल रहा है तो यार हमारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग होती है, वही प्ले करके बार बार देख लिया करो, उससे बहुत आपके दिमाग पे असर पड़ेगा, क्योंकि वो एक मूवी की तरह चलता है, आपको मूवी की तरह याद हो जाएगा कि हाँ हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा किया था, ये होता है। चलो तो सेकेंड प्रॉपर्टी, अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे हैं बच्चों। बच्चों ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रॉपर्टीज नहीं जानते हैं और बिना प्रॉपर्टीज को यूज किए क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको टाइम इतना लगेगा कि दूसरा बच्चा आपसे पहले करके उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर निकाल देगा। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर आपको एडजॉइंट ए का मॉडुलस लेना है, यानी एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट लेना है, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 कर दो, आंसर आ जाएगा। कहोगे सर इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा? हमारे पास सर मैट्रिक्स गिवन होगी, पहले हम मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के बाद उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तभी तो आंसर आएगा। लेकिन आप कह रहे हो सर उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो ही नहीं। अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट चाहिए तो डायरेक्टली आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए और पावर में n-1 कर दीजिए। n क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, अगर 3x3 है तो n3 हो जाएगा, 2x2 है तो n2 हो जाएगा। समझ में आया? ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं, अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो बाजे बच जाएंगे, आप इतनी देर तक एडजॉइंट ही निकालते रहोगे और फिर आपका डिटर्मिनेंट निकलेगा, आप बैठे रह जाओगे इतनी देर तक। अब आप कहोगे सर इसकी प्रूविंग जरूरी है क्या? वैसे इसकी प्रूविंग जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सुनो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i, ये अभी हमने जस्ट आपको भी पीछे बताया है, प्रूविंग भी करके दी है। ठीक है, अब तुम कहोगे सर इसी को यूज करना होगा, क्योंकि सर आपको जो प्रूफ करना है वो इस पर आपको मॉड लेना है, तो हम दोनों तरफ सर यहाँ पे भी मॉड ले लेते हैं। हमने कहा ले लो, मॉड का मतलब डिटर्मिनेंट, मॉड का मतलब डिटर्मिनेंट होता है, कंफ्यूज ना हो जाना। चलो, तो कहोगे सर हमने ले लिया, ये देखिए, और बढ़िया हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बढ़ाई तो थी, उसको यूज करो।
ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बताई थी कि नहीं, बताई थी कि नहीं प्रॉपर्टी, मैंने बताई थी ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, याद है। तो ये मैंने ब्रेक कर दी यहाँ पे प्रॉपर्टी। अब बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, मैंने ये भी प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने लिखा था के ए का डिटर्मिनेंट, कुछ ऐसा मैंने आपको बताया था, और इसका आंसर क्या बताया था, कोई बच्चा बता सकता है? के क्यूब बाहर, मतलब के रेज़ टू पावर n बाहर है। हाँ, ये देखो किसी बच्चे को याद है, जो n होता है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, मतलब ये हो जाता है k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये मैंने काफी देर तक आपको प्रूविंग बताई थी, ये प्रूविंग मैंने आपको काफी देर तक बताई थी, अगर आपको याद है। और अगर नहीं याद है तो भैया आप इसको लर्न कर लो, इससे ज्यादा मैं आपकी सेवा क्या करूं, या तो प्रीवियस टर्न वाले जाकर के लेक्चर देख लो। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो नोट पर। ओके, अभी करते हैं बेटा, यहाँ ध्यान से देखो, ये मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ जो मैंने आपको बताई। मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी जब मैं अप्लाई करूंगा तो ये कैसे दिखाई देगा, ये दिखाई देगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n इंटू आई, मतलब आई का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये बच्चों मैंने अप्लाई कर दिया। अब बच्चों जो प्रूफ करना था वो तो प्रूफ हो गया। ये देखो, आपको निकालना था एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लोगे वो तो 1 ही होगा। और बच्चों ये है डिटर्मिनेंट की पावर n, और ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ना बच्चों, ये नीचे चला जाएगा। ये वाला डिटर्मिनेंट कहाँ होगा, नीचे चला जाएगा। यस सर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है, वॉइस चली गई। वॉइस नहीं आ रही है सर। यस सर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब बच्चों हम लोग प्रूविंग को डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा सीधा प्रॉपर्टी लिखते जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों, जैसे आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, फिर से लिख देता हूं, जस्ट वेट। एडजॉइंट को यार स्मॉल ही लिख लो भले, अरे अच्छा लिख लो। देखो मैं ये लिख रहा हूं ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ, एक सेकेंड यार लिख नहीं पा रहे, एडजॉइंट ऑफ ए, ये लिखना चाह रहा था। ये अगर निकालना हो कैसे निकालोगे, वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। लेकिन अगर आप सोचो कि क्वेश्चन में आप एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालो, तो बेटा क्वेश्चन फिर करते ही रहोगे। तो आप याद रखना होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के बाद अगर आप उसका वापस एडजॉइंट ले रहे हो तो आपको उतना बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में करो। क्या बेटा, अगर एडजॉइंट का एडजॉइंट लेंगे तो पहले वाले के ही सेम आ जाएगा ना। नहीं वो तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने पे सेम आता है, एडजॉइंट का एडजॉइंट लेने पे सेम थोड़ी हाँ आता है। सर, ट्रांसपोज बेटा अलग चीज होती है, एडजॉइंट अलग चीज होती है। यस। चौथी प्रॉपर्टी, अब किसी ने कह दिया कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताओ क्या होगा। तो ये बच्चों बहुत आसान होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। बच्चों इसको आपको डायरेक्टली लर्न करना है, प्रूविंग कहीं नहीं पूछी जाएगी, आप इसको यूज करिएंगे क्वेश्चंस में डायरेक्टली,
इसलिए ध्यान पूर्वक प्रॉपर्टीज को लिखिए। Adjoint of A is determinant of A की power n minus 2 into A, and once again adjoint of A का determinant जो होगा वो होगा determinant of A की power n minus 1 का whole square। ठीक है, ओके। सर एक चीज ये और- कंफर्म करा दीजिए क्या सर, अगर बेटा? एक मैट्रिक्स पे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया है, मान लीजिए हाँ, k हाँ। इंटू ए है और उसका होल का एडजॉइंट लिया गया है, तो क्या आंसर आएगा? क्या कह रहे हो बेटा? अच्छा, ये प्रॉपर्टी कह रहे हो? क्या कह रहे हो बेटा? ये प्रॉपर्टी? नहीं सर, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर एक एक मैट्रिक्स है ए, उसमें एक के कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया है और पूरे हाँ। का एक एडजॉइंट लिया गया है, तो आंसर क्या आएगा? इसका एडजॉइंट लेना है तो आपको एडजॉइंट पूरा निकालना पड़ेगा, जैसे पूरा प्रोसेस होगा। एडजॉइंट का जो पूरा प्रोसेस होता है वो आपको लेना पड़ेगा ना, आपको इस पे एडजॉइंट लेना पड़ेगा अगर वो मैट्रिक्स होगी। लेकिन अगर आप डिटर्मिनेंट लोगा तो डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट थोड़ा नहीं ले सकते। एडजॉइंट तो आपको मैट्रिक्स का ही लेना पड़ेगा ना, डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट नहीं होता है। एडजॉइंट जो होता है मैट्रिक्स का होता है, डिटर्मिनेंट इसलिए नहीं मैंने बोल रहा आपको मैं, हेडिंग डलवाई। तो के ए दिया है, के कांस्टेंट है, एक मैट्रिक्स है और उसका एडजॉइंट लिया गया तो है। मैट्रिक्स का बेटा जैसे एडजॉइंट निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही एडजॉइंट निकालना होता है। मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का जो तरीका होता है वो मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था, तो आपको वैसे ही जैसे एडजॉइंट निकालने वैसे ही निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 5 है। प्रॉपर्टी नंबर 5 में लिखा हुआ है कि आपके पास ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट है। ध्यान से देखिएगा, ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट है। तो अगर आप ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट लेते हैं या एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज लेते हैं तो ये दोनों बातें एक होती है। इसको यूज करके आप अपने क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रॉपर्टी बताओ, तो ये प्रॉपर्टी बच्चों एग्जिस्ट करती है। आपको याद रखना होगा कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो आता है अगर आप उसका एडजॉइंट लेते हैं और एडजॉइंट का ही डायरेक्ट ट्रांसपोज लेते हैं तो उनका रिजल्ट सेम होता है। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, मैं प्रॉपर्टी सब बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए बी। ध्यान से देखो, मैंने लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए बी जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ध्यान से देखो, एडजॉइंट ऑफ ए बी जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है भाई, आवाज आ रही है? यस सर। तो एक बार तो बस फोर्थ वाली फोर्थ वाली प्रॉपर्टी बेटा तुम्हारे सामने है, देखो। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी 4, 5, 6 मैंने तीनों लगा रखी है। ये प्रॉपर्टी कम से कम 3-4 बार जब आप लिखेंगे तो आपको फिर इसका अंदाजा हो जाएगा। बाकी यार क्वेश्चंस वगैरह आपको पैकेज में खूब कराए जाएंगे। ओके, तो ये जो मैं अभी पार्ट डिस्कस कर रहा हूं ये पार्ट जेई का ही है, ये बोर्ड का पार्ट नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ये पार्ट बोर्ड का नहीं है, ये पार्ट जेई का है। इसके क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, आपको जो पैकेज वगैरह दिया जाएगा उसी में ही आपको इसके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, ये पार्ट बोर्ड का नहीं है। बोर्ड में इतनी प्रॉपर्टीज नहीं होती है। बोर्ड में जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ पहली वाली है जिसको मैं चिल्ला चिल्ला के बार बार बता रहा था। बोर्ड की जो 2 प्रॉपर्टीज है, एक पहली वाली है और एक ये दूसरी वाली है, और कोई भी बोर्ड में प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है ना, तो पहली 2 प्रॉपर्टीज तो बोर्ड्स में है, लेकिन जो मैं आपको ये सब बताते चला जाना हूं लगातार ये कोई भी नहीं है। तो ये आपको अलग से इसके पैकेज के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो अभी आप पहले तो प्रॉपर्टीज समझिए। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली खूब जल्दी रेस नहीं लगा सकते, रेस लगाएंगे तो आपको समझ में कम आएगा। इसलिए पहले एक एक करके प्रॉपर्टीज लिखिए पहले आप। 5, 6, 5 और 6 हो गई, 7th नंबर लिख दें। 7th नंबर प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ, ध्यान से देखिएगा,
a की पावर m, ये कई बच्चों के दिमाग में होगा कि अगर a की पावर m हो और फिर उसका एडजॉइंट हो, लेकिन ये बात क्लियर रखना, m फ्रैक्शन नहीं होता है, m नेचुरल नंबर होता है। तो ये बच्चों जो होगा ये एडजॉइंट a की होल पावर m होगा। ठीक है, कुछ बच्चे ने किसी बच्चे ने थोड़ी देर पहले अपना कुछ पूछा भी था, तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर वो लगाएगा तो उसके क्वेश्चंस जल्दी हो सकते हैं। तो एडजॉइंट a की पावर m इज इक्वल टू एडजॉइंट a होल पावर m। बस आपको ये ध्यान रखना होगा, ये प्रॉपर्टी लगी तब रही है जब यहाँ पर m नेचुरल नंबर है, मतलब फ्रैक्शन वगैरह नहीं है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8। तो ध्यान से देखिए, एक बच्चे का डाउट यहां पर अब क्लियर होगा। तो ये लिखा है एडजॉइंट ऑफ के ए, ध्यान से देखिए, ये लिखा है एडजॉइंट ऑफ के ए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ के ए नहीं लिखा है। मैंने जो आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था डिटर्मिनेंट ऑफ के। तो तुमने क्या पढ़ा था, तुमने कहा था के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आपने ऐसा कुछ लिखा था, याद है? पीछे अभी हमने बताया यस था। सर। लेकिन ये एडजॉइंट ऑफ के ए है, तो आप ध्यान दीजिएगा ये कैसे वर्क करती है। ये होती है के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये ऐसे वर्क करती है। और मैं यहाँ पे के पे बता देता हूं, के रियल नंबर, के जो है वो रियल नंबर हो सकता है। तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, अपना कोई कंफ्यूजन ना करें। ये मैं जो प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूं भाई, ये एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज हैं, इसको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से मिक्स मत कर देना। ये Yes, sir. एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज अलग हैं, डिटर्मिनेंट्स में एडजॉइंट्स की प्रॉपर्टी मत लगाना। डिटर्मिनेंट्स अलग था, एडजॉइंट अलग है। मैंने इतनी प्रॉपर्टीज थोड़ी ना बताई थी डिटर्मिनेंट्स में, वो तो मैं बता रहा हूं आपको एडजॉइंट में अलग से। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यस सर। तो बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं जरा, ऐसा ना हो आपको कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन पहले मेरे साथ लिख भी लेना। तो मैंने ऐसे तो साहब भी सामने सीधा एग्जाम का ही क्वेश्चन दिख रहा है, वही उठा लेते हैं पैकेज का। ओके तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपके पास गिवन है एडजॉइंट ऑफ ए, आपके पास गिवन है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, होती तो मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स का ही साइन बनाना। 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4। ध्यान से देखो बच्चों, मैंने 7th और 8th प्रॉपर्टी बताने के बाद अभी आपके सामने लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास गिवन है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास गिवन है। इसके इसी के आगे लिख लेते हैं इज द, ये क्या है, इज द एडजॉइंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। तो बच्चों आपके सामने जो लिखा है ये किसी 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, जो आपके सामने लिखा हुआ है वो किसी 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट है, इसलिए मैंने इसको एडजॉइंट ए लिख दिया है। तो वो 3x3 मैट्रिक्स क्या होगी, ए होगी, तभी ये मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट आपके सामने लिखा है। तो बच्चों दिस इज द एडजॉइंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स ए, and determinant of A is equal to 4, then alpha is equal to, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। अब आपके पास 4 आंसर है, अब आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है और सोचना है आंसर क्या आएगा। आपके पास क्या क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट गिवन है और आपके पास मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट गिवन है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें अल्फा की क्या वैल्यू होगी, इसमें अल्फा की क्या वैल्यू होगी।
किसी का आंसर निकला क्या? कहोगे सर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, समझ ही नहीं आ रहा। अब तो आपने एक साथ इतनी बार लिखवा दी, अब समझ नहीं आ रहा कौन सी लगाए। तो बेटा जो मैंने लिखवाई है उसमें ये देखो कि उसमें एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इससे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है? कहोगे सर हाँ प्रॉपर्टी तो है। सर वो प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, ये वाली सर प्रॉपर्टी है। और तो कोई टैली नहीं कर रही कि हम लगा दें। तो क्या आपके पास जो एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है, क्या आप उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। एडजॉइंट ए आपके पास गिवन है और इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लो जरा। तो आएगा 1 टाइम्स 12 माइनस 12 माइनस अल्फा टाइम्स 4 माइनस 6 प्लस 3 टाइम्स 4 माइनस 6 इज इक्वल टू, ये कितनी वैल्यू आई बताओ? कोई बता सकते हैं ये वैल्यू कितनी आ रही है? अच्छा तो नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो मैंने ले लिया और ये वैल्यू हो गई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 4 और n-1 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 यानी कि 3-1। ठीक है, ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? करो करो धीरे धीरे करो, कोई बात नहीं। अल्फा की वैल्यू 3 है सर। अल्फा की वैल्यू 3 तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन हमने दिए हैं। तो बच्चों यहां सर, अरे अब तो बता दो ये आ क्या रहा है इसका डिटर्मिनेंट? 11। ये आ रहा है 2 अल्फा माइनस 6, चेक कर लो। और ये 4 स्क्वायर के इक्वल है, 4 स्क्वायर आपका 16 है। 2 अल्फा इज इक्वल टू 16 प्लस 6। बी आ रहा बी आ रहा है? यस यस सर। ओके, तो अल्फा की वैल्यू यहां से आ गई 22/2 यानी कि अल्फा की वैल्यू 11 आ गई। आंसर इज बी पार्ट। तो बच्चों आपको पहचानना होगा, क्वेश्चन जब दिया आएगा ना आपके सामने तो ज्यादातर दूसरी तीसरी चौथी प्रॉपर्टीज में ही आपको रिलेशन बैठाना होगा कि किस प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्वेश्चन को जल्दी से करें। सर हाँ बताओ बेटा। एक बार क्वेश्चन देखिए सर, उसमें ऐसा लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए इज द एडजॉइंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए किसी और का भी एडजॉइंट। नहीं नहीं, मैं लैंग्वेज थोड़ी मैंने उसमें मैं सही कर देता हूँ। गलत लग रही है। यस सर। वेट करो, लेकिन हमने तुमको बता तो दिया है ना, लैंग्वेज लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। अभी हम लैंग्वेज सही कर देते हैं, जस्ट वेट करो। ये सर मैंने उसी तरीके से किया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं इसमें ऐसे लिख सकते हो, इफ P इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो, इफ P इज इक्वल टू इज द यस मैट्रिक्स ऑफ 3x3, या ऐसे नहीं 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 नहीं, जस्ट वेट, इसको ऐसे लिखोगे, इफ P इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट है, इज द adjoint of a 3x3 मैट्रिक्स A। ठीक है, एंड अब हो गया, अब लैंग्वेज सही है। पूरी हो गई। ठीक है, तो ये आपका जो P है वो एडजॉइंट है मैट्रिक्स A का। तो अब आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, P अगर मैट्रिक्स A का एडजॉइंट है तो ये आपका बन गया एडजॉइंट ऑफ A। ये है आपका। एक जस्ट ऐसे ही प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन एक बताना था, इसीलिए मैंने ये ऐसे पैकेज का एक क्वेश्चन उठा लिया है। आगे बढ़े बच्चों। यस सर। तो बच्चों अगला अभी और प्रॉपर्टी है सर? नहीं नहीं, और प्रॉपर्टीज नहीं है।
अब तो आप आगे थ्योरी पढ़ेंगे, वो होती है इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सब बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स बच्चों तो क्वेश्चन और करा दीजिए सर। हाँ अभी कराएंगे, पैकेज के ही कराएंगे, ऐसे रैंडमली नहीं कराएंगे, पैकेज के कराएंगे। पहले थ्योरी कंप्लीट करो। अभी जो पढ़ा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि ये थ्योरी आपके बोर्ड से भी रिलेट करती है, आपके टर्म 1 एग्जाम से भी रिलेट करती है। बच्चों आपने जिस तरह से मैट्रिक्स का एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, उसी तरीके से आपने अभी तक ये नहीं देखा है कि मैट्रिक्स अगर डिवीजन में आ जाती है तो हम उसका क्या करते हैं। इसलिए मैं आपको अलग से पढ़ा रहा हूँ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये मैंने स्क्वायर अपने जानबूझ के नहीं लिखा हुआ है। स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो ही एग्जिस्ट करेगा, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकाला जा सकता है और किसी मैट्रिक्स का नहीं। ये बात सर आपको आपको समझ चार्ट में पे कुछ भेजा था। क्या बेटा? तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ए एक्स सर आपको इक्वल चार्ट टू पे बी। कुछ भेजा था, डाउट पूछना था। डाउट डाउट वैसे ही पूछो बेटा। चैट इस समय हम क्या पढ़े? 131 11 नहीं सर। 131 डाउट है, मतलब 11 डाउट है। सर वो मैंने नहीं भेजा है। सर मैं पूछ रहा अच्छा था कि जैसे फर्स्ट सेकंड या थर्ड प्रॉपर्टी आपने बताया कि मतलब बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बाकी की प्रॉपर्टीज हैं, अगर कोई जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो पता कैसे चलेगा कि वो वाली प्रॉपर्टीज लगानी है? वो तो बेटा क्वेश्चन उस तरह से बना होगा ना, जैसे देखो मैंने आपके सामने क्वेश्चन बना के जो दिया, जब क्वेश्चन आएगा तो भी आपको पता पड़ेगा। क्वेश्चन से ही तो पता पड़ेगा, अपने आप थोड़ा ना पता पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे सारा डाटा दिया हुआ था, तो हमने प्रॉपर्टीज को यूज कर लिया और क्वेश्चन अप्लाई कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में डाटा यही गिवन ही है कि आपके पास एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है, सर और तो फर्स्ट उससे सेकंड रिलेटेड प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बोर्ड्स के यही है, लिए इंपॉर्टेंट है और बाकी की मतलब जो 6 प्रॉपर्टीज है जेई वो के लिए। मेंस के लिए। हाँ मेंस और एडवांस उसके लिए। ओके बच्चों, तो हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस इज इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो काफी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करेगा आपके स्कूल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स और बाकी जगह तो है ही। तो इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे बच्चों मैंने आपके सामने लिखा ax इक्वल टू बी, ax इक्वल टू बी, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी, तो अब आप क्या लिख दोगे? आप ऐसे लिख दोगे कि x इक्वल टू बी बाई ए, ऐसे लिख दोगे। तो कहोगे कि सर ये तो डिवीजन हो गया दो मैट्रिक्स का। ये ऐसे नहीं लिखते, ये एक रॉन्ग तरीका होता है। कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं लेकिन वो चल जाता है, लेकिन है गलत तरीका। रियलिटी में कैसे हो रहा जरा समझो। अगर तुम्हारे पास इक्वेशन है ax इक्वल टू बी और तुम यहां से x निकालना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, पहले दोनों तरफ a इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई, इसको हम लोग ये कहते हैं a इनवर्स मतलब a की पावर -1 का प्री मल्टीप्लाई हम दोनों तरफ करते हैं। दिस इज योर प्रॉपर स्टेप्स। उसके बाद बच्चों आपको पता होगा कि a इनवर्स इंटू a क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा I, ये प्रॉपर्टी हो गई। a इनवर्स इंटू a क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। ये बन जाएगा Ix इज इक्वल टू a इनवर्स b, और I का किसी से मल्टीप्लाई करो किसी मैट्रिक्स से तो वही रहेगी, यहाँ से x आ जाएगा a इनवर्स b। तो बच्चों लिखने का प्रॉपर तरीका ये आता है, लेकिन कई बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं। लेकिन ये प्रॉपर स्टेप आया कैसे? आया ऐसे, ठीक है। तो सभी बच्चे यहां से समझने की कोशिश करें कि आपने लिखा कैसे x इक्वल टू a इनवर्स b, वो कौन से स्टेप से आया है? वो इस स्टेप से आया है, ठीक है। और ये बच्चों आपको पता होना चाहिए कि a इनवर्स इंटू a क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब बच्चों जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक और रिजल्ट। बच्चों मैंने आपको बताया था कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है? वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। ये मैंने आपको बताया था, ये बताया कि नहीं बताया? ये आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है। अब आप एक काम करो, यहां दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? एक स्केलर नंबर ही तो होगा, उससे दोनों तरफ आप डिवाइड कर दो।
करो करो, डिवाइड करो मेरे साथ, मैं भी कर रहा हूँ। देखो ये डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने डिवाइड किया तो वहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा a इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू i बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू i बन जाएगा। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, यहां से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां से 1/a, मतलब इस ये वाला जो a है ना, ध्यान से देखना, ये वाला जो a है, इस a को इधर ले जाओ, इस a को उधर ले जाओ जरा। जब ये a उधर जाएगा तो ये बनेगा 1/, इधर ध्यान से देखना एक मिनट, हालांकि ये स्टेप्स ना भी पता हो तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं आपको तब भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने उस a को उधर भेज दिया, इस a को मैंने उधर भेज दिया, और अगर आप इस a को इधर लाना चाहते हो तो डायरेक्टली आप इसको a इनवर्स i भी लिख सकते हो, और इसको i को हटाना चाहो तो i हटा भी सकते हो। तो ये आपके पास डायरेक्टली a इनवर्स की वैल्यू आ जाती है कि a इनवर्स की वैल्यू है 1 अपॉन मॉड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो a इनवर्स की वैल्यू जो आप यूज करते हो 1 अपॉन मॉड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, वो जनरेट कैसी होती है वो मैं आपको उतनी देर से कोशिश कर रहा था समझाने की, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्टली यूज करना होता है a इनवर्स की वैल्यू। जैसे आपने क्या लिखा कि आपने लिखा कि x क्या है, a इनवर्स b है, तो a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स होता है बेसिकली 1 अपॉन मॉड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, ये होता है। तो बच्चों 2 मिनट के लिए दोबारा देखना, हम दोबारा आपको ये बातें फिर से समझाने जा रहे हैं। पहले इतना नोट कर लो, अभी हम एक बात आपको फिर से समझाएंगे, फिर लेक्चर ओवर करने वाले हैं। तो बच्चों मैंने आपको सिर्फ इतना बताया, जस्ट रिकॉल, 1 मिनट के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए सब लोग। अगर आप ax इक्वल टू b कभी भी लिखते हैं तो जो x होगा उसे आप लिखेंगे a इनवर्स b, ठीक है, और a इनवर्स की वैल्यू होती है 1 अपॉन मॉड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये आपको ध्यान देना होगा और यही आपका फाइनल है। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो ये आपको जरूर समझना होगा, क्योंकि इसे आपको यूज करना होगा। लेकिन इसकी प्रॉपर तरीका, प्रॉपर स्टेप्स क्या होते हैं, वो सारे स्टेप्स मैंने आपको ऊपर समझाए कि इसके स्टेप्स जनरेट कैसे होते हैं। ठीक है बच्चों,